आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है और आशा करता हूं कि आप सभी बहुत अच्छे होंगे, बहुत शानदार होंगे, फर्स्ट क्लास होंगे, एकदम जबरदस्त होंगे, जिंदाबाद होंगे। बहुत बहुत शुभाशीष आप सभी को। रूपल जी हैं, आशीष सिंह हैं, अरुण सिंह हैं, सविता हैं, राज हैं, अभिषेक चौहान हैं। बहुत बहुत शुभाशीष सभी को। सब लोग क्लास में आ जाएंगे और आफ्टर डेट हम लोग फिर क्लास स्टार्ट करते हैं, आगे की तरफ चलते हैं। पिंकी हैं, सत्यम सरोज हैं, और नीलम जी हैं, आरती मौर्य हैं, काजल हैं, पायल हैं, जगदीश जी हैं, मनसा जी हैं, मोहम्मद निशु जी हैं, रूपल हैं, क्षमा हैं। ठीक है, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है बच्चे, सभी लोगों का। सभी प्यारे बच्चे ठीक है, बहुत अच्छे होंगे, बहुत बढ़िया होंगे, शानदार होंगे। ठीक है, और एकदम जबरदस्त होंगे। ठीक है, चलिए तो प्रज्ञान बैच राज्य व्यवस्था, और हमारा जो टॉपिक है, ठीक है, उसका नाम है आज का टॉपिक का प्रस्तावना। ठीक है, आज के टॉपिक का नाम है प्रस्तावना। चलिए, तो ठीक है, प्रस्तावना को हम लोग पढ़ेंगे और आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। नमस्ते जी, नमस्ते नमस्ते। ठीक है, चलिए आइए, अब बिना टाइम वेस्ट किए हम सीधे क्लास पे चलते हैं, क्लास स्टार्ट करते हैं। ठीक है जी, ओके। चलिए, तो सबसे पहली बात, भारतीय संविधान के स्रोत में अगर हम बात करें, ठीक है, तो पहले आप वहां पर आओ, जो चल रहा था पहले उसे खत्म करो। सोर्सेस ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, भारतीय संविधान के स्रोत। तो द सोर्सेस ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, भारतीय संविधान के स्रोतों में अपने जो भारत शासन अधिनियम 1935 से लिया है, वह देख लिया था बच्चे। भारत शासन अधिनियम 1935 से जो भी लिया है, ठीक है, वह हमने देख लिया था भारतीय संविधान के स्रोत में। ठीक है, जो भी प्रावधान हमने गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 से लिए हैं, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 से लिए हैं, तो वो सारी की सारी चीजें हम बहुत अच्छे से बच्चे समझ चुके थे। ठीक है, देख चुके थे। ठीक है, जो भी प्रोविजंस लिए हैं। इसके अलावा हमने जो ब्रिटेन के संविधान से लिया है, उसे भी हमने बहुत अच्छे से कंप्लीट कर लिया था। जो भी हमने ब्रिटेन के संविधान से लिया है, ठीक है, उसे भी हमने बहुत अच्छे से कंप्लीट कर लिया था, बढ़िया तरीके से। यहाँ तक मुझे नहीं लगता कि किसी भी तरह का कोई भी इश्यू होगा बच्चे। इसके अलावा जो हमने यूएस के कॉन्स्टिट्यूशन से लिया, अमेरिका के संविधान से लिया, वह भी हमने देख लिया था बच्चे। अमेरिका का संविधान, है ना, तो अमेरिका के संविधान से जो भी प्रावधान लिए हैं, उन्हें भी कंप्लीट कर चुके थे। कनाडा का संविधान भी देख चुके थे और आयरलैंड का भी देख चुके थे। ठीक है ना, और आयरलैंड का संविधान भी देख चुके थे। तो जो महत्वपूर्ण महत्वपूर्ण प्रावधान हमने लिए हैं, वह तो हमने देख ही लिए थे। ठीक है, जो महत्वपूर्ण महत्वपूर्ण प्रावधान लिए हैं, वो तो हम देख ही चुके। ठीक है, उनको तो हम कंप्लीट ही कर चुके। तो उम्मीद करता हूं कि ये बात आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गई होगी। ठीक है, यहाँ तक मुझे नहीं लगता कि किसी को किसी भी तरह का कोई भी इश्यू होगा, है ना सर। तो हमने भारत शासन अधिनियम 1935 से जो लिया, वो हमारा कंप्लीट है। हमने जो ब्रिटेन के संविधान से लिया, वो भी हमारा कंप्लीट है, वो भी हमारा बहुत अच्छा है, वो भी हमने पढ़ लिया। जो हमने अमेरिका के संविधान से लिया, ठीक है, अमेरिका के संविधान वाला भी हमारा बहुत अच्छे से कंप्लीट है। मुझे नहीं लगता, है ना, कि यहाँ तक अमेरिका के संविधान वाले में आपको किसी भी तरह की कोई भी प्रॉब्लम होगी। एक एक प्रोविजन हमने बड़े विस्तार से मेरे प्यारे बच्चे बताया है, क्लास के क्लास में बताया है, बड़े विस्तार से बताया है सारी चीजों को। ठीक है, और फुल डिटेल में बताते हुए हमने इन चीजों को कंप्लीट किया है। ठीक है, फुल डिटेल में बताते हुए बेटा हमने इन चीजों को कंप्लीट किया है। अब इसके बाद जब हम आगे बढ़ेंगे, यहाँ पर आएंगे हम। इसके बाद भैया जी जब हम आगे बढ़ेंगे, तो अब हम बात करेंगे कि हमने जापान के संविधान से, हमने भूतपूर्व सोवियत संघ के संविधान से, ठीक है, हमने जर्मनी के संविधान से और हमने फ्रांस के संविधान से क्या क्या प्रावधान लिए। ठीक है ना, तो वो सारी बातें ठीक हम लोग डिस्कस करेंगे और फटाफट से जल्दी से कर लेते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ऑस्ट्रेलिया का संविधान, ऑस्ट्रेलियन कॉन्स्टिट्यूशन, ऑस्ट्रेलिया का संविधान। अब ये जो ऑस्ट्रेलिया का संविधान है, हम सब जानते हैं कि भैया जी ऑस्ट्रेलिया के संविधान से हमने प्रस्तावना की भाषा ली है। प्रस्तावना की भाषा ली है। ठीक है,
लैंग्वेज ऑफ प्रियम्बल, ये यहां से लिए हमने, लैंग्वेज ऑफ प्रियम्बल। आ रही है ना मेरी बात समझ में? लैंग्वेज ऑफ प्रियम्बल कहां से ली है जी हमने? लैंग्वेज ऑफ प्रियम्बल प्रस्तावना की भाषा ऑस्ट्रेलिया के संविधान से ली है। तो हमारी प्रस्तावना की भाषा को ऑस्ट्रेलिया के संविधान से लिया गया है। इसके अलावा जो कंकरेंट लिस्ट है, शक्तियों के वितरण की 3 सूचियां हैं, और शक्तियों के वितरण की जो 3 सूचियां हैं, इनमें से बेसिकली जो समवर्ती सूची है ना, ठीक है, वो भारत शासन अधिनियम में ऑस्ट्रेलिया के संविधान से ली गई। क्लियर है? तो ओवरऑल अगर हम बात करें तो समवर्ती सूची को, कंकरेंट लिस्ट को हमने लिया ऑस्ट्रेलिया के संविधान से ही है। समवर्ती सूची, कंकरेंट लिस्ट, कंकरेंट लिस्ट, ठीक है। इसके अलावा देखो, ठीक है, हमारे यहाँ जो व्यापार वाणिज्य और समागम की स्वतंत्रता है ना, इसके लिए भारतीय संविधान में एक डेडिकेटेड अलग से पार्ट है। भारतीय संविधान में अलग से एक पार्ट है, व्यापार वाणिज्य और समागम की स्वतंत्रता। ठीक है, तो ध्यान रखना है, व्यापार वाणिज्य और समागम की स्वतंत्रता ये हमने ऑस्ट्रेलिया के संविधान से ही ली है। व्यापार वाणिज्य और समागम की स्वतंत्रता, ठीक है ना, लिबर्टी ऑफ ट्रेड, कॉमर्स एंड इंटरकोर्स, इंटरकोर्स, व्यापार वाणिज्य और समागम की स्वतंत्रता, ठीक है ना। समवर्ती सूची ली, अपने प्रस्तावना की भाषा ली, ठीक है, और हमने क्या लिया मेरे प्यारे बच्चे, यहां से संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक। तो संयुक्त बैठक का प्रावधान है वो भी ऑस्ट्रेलिया के संविधान से ही लिया गया है। संयुक्त बैठक, ज्वाइंट सेशन का जो प्रोविजन है वह भी यहीं से लिया गया है। ठीक है भैया, ये बात आई समझ में? तो अपने जो संयुक्त बैठक का प्रावधान है, ज्वाइंट सेशन का प्रावधान भी हमने ऑस्ट्रेलिया के संविधान से लिया। तो ये 4 प्रमुख तत्व ऑस्ट्रेलिया के संविधान से लिए, ठीक है, और ये बहुत महत्वपूर्ण एलिमेंट्स हैं, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट एलिमेंट्स हैं जो हमने ऑस्ट्रेलिया के संविधान से लिए हैं, चाहे वो प्रस्तावना की भाषा, चाहे वो समवर्ती सूची, या फिर वह व्यापार वाणिज्य और समागम की स्वतंत्रता, या फिर वह संयुक्त बैठक हो, या फिर वह क्या हो बेटा, ठीक है, संयुक्त बैठक हो। ठीक है, क्लियर है? अब हम आगे चलेंगे और आगे चलने क्रम में साउथ अफ्रीका के संविधान को देखेंगे हम कि हमने साउथ अफ्रीका के संविधान से क्या लिया। साउथ अफ्रीका, तो साउथ अफ्रीका कॉन्स्टिट्यूशन से हमने ली है, ठीक है, आर्टिकल 368 की परंपरा। आर्टिकल 368 क्या है भैया? संविधान में संशोधन की प्रक्रिया है आर्टिकल 368 में, है ना जी। तो ये हमने साउथ अफ्रीका से ली है, ये हमने साउथ अफ्रीका से ली है संविधान में संशोधन की प्रक्रिया, साउथ अफ्रीका से। और राज्यसभा में जो सदस्य इलेक्टेड होते हैं वह मनोनीत नहीं, राज्यसभा में सदस्य जो राज्यों के एमएलए के द्वारा इलेक्टेड होते हैं, तो उस पूरी प्रोसेस को हमने यहीं से लिया है, साउथ अफ्रीका से। क्लियर है? तो नॉमिनेटेड नहीं बल्कि क्या, इलेक्टेड। मैं फिर से बोल रहा हूं, नॉमिनेटेड नहीं बल्कि क्या, इलेक्टेड। नॉमिनेटेड वाला हमने राज्यसभा से लिया, नॉमिनेटेड वाला हमने आयरलैंड से लिया, और राज्यसभा में जो इलेक्टेड मेंबर्स होते हैं, ठीक है, उस पूरे प्रोसेस को, क्योंकि जो इलेक्टेड मेंबर्स होते हैं वे विधानसभा सदस्यों के द्वारा, मतलब वह विधायकों के द्वारा उनका चुनाव किया जाता है। तो इस पूरी प्रोसेस को हमने साउथ अफ्रीका से लिया है। राज्यसभा में, सभा में विभिन्न राज्यों के एमएलए द्वारा, ठीक है, सदस्यों का इलेक्शन, सदस्यों का निर्वाचन, सदस्यों का निर्वाचन। ठीक है, अब इंग्लिश में भी लिखना पड़ेगा। ठीक है, तो संविधान में संशोधन मतलब अमेंडमेंट इन कॉन्स्टिट्यूशन, अमेंडमेंट इन कॉन्स्टिट्यूशन, कॉन्स्टिट्यूशन, द प्रोसेस ऑफ अमेंडमेंट इन कॉन्स्टिट्यूशन, संविधान में संशोधन की प्रक्रिया, द प्रोसेस ऑफ
अमेंडमेंट इन कॉन्स्टिट्यूशन, संविधान में संशोधन की प्रक्रिया, और राज्यसभा में एमएलए के द्वारा, राज्यसभा में एमएलए के द्वारा सदस्यों का निर्वाचन, राज्यसभा में एमएलए द्वारा सदस्यों का निर्वाचन, राज्यसभा में एमएलए द्वारा सदस्यों का निर्वाचन। तो इलेक्शन ऑफ मेंबर्स, इलेक्शन ऑफ मेंबर्स, ठीक है, इन राज्यसभा बाई एमएलए, बाई एमएलए। ठीक है बच्चे, चलो ठीक है, प्यारी बच्ची आकृति, हाँ बेटा बहुत अच्छे, थैंक यू सो मच। आई बात सभी को समझ में, ठीक है, क्लियर हुआ। तो ये साउथ अफ्रीका से लिया है, संविधान में संशोधन की प्रक्रिया और राज्यसभा में एमएलए के द्वारा जो सदस्यों का निर्वाचन किया जाता है, ये हमने साउथ अफ्रीका के कॉन्स्टिट्यूशन से लिया है, ठीक है। तो ये छोटी छोटी दो बातें हैं, ठीक है ना। हमने सबसे पहले तो यहाँ पर ये देखा कि भाई हमने ऑस्ट्रेलिया के संविधान से क्या लिया, बहुत जरूरी है ऑस्ट्रेलिया के संविधान से समझना, और फिर हमने साउथ अफ्रीका के संविधान से क्या लिया ये समझ लिया हमने, ठीक है। अब इसके बाद देखो, ठीक है, हम फ्रांस के संविधान पर आएंगे, फ्रेंच कॉन्स्टिट्यूशन। तो ये जो फ्रेंच कॉन्स्टिट्यूशन है, फ्रांस का संविधान है, फ्रांस के संविधान से हमने गणतंत्रात्मक ढांचा लिया है, ठीक है, ध्यान रखना। गणतंत्रात्मक ढांचा मतलब जो हेड ऑफ स्टेट होगा वो इलेक्टेड होगा जनता के द्वारा, गणतंत्रात्मक ढांचा। और ठीक है, रिपब्लिक स्ट्रक्चर आप लिख सकते हैं इसको, रिपब्लिक स्ट्रक्चर, ये हमने यहीं से लिया है, रिपब्लिक स्ट्रक्चर, गणतंत्रात्मक ढांचा। और इसके अलावा प्रस्तावना में स्वतंत्रता, समानता और भाईचारे का आदर्श, भाईचारे का आदर्श हमारी प्रस्तावना में है बेटा, हमारी प्रस्तावना में स्वतंत्रता, समानता और भाईचारे की बात कही गई है। तो ये एक्चुअली जो ना फ्रेंच रिवॉल्यूशन के नारे थे, जो फ्रांस की क्रांति हुई थी, फ्रांस की क्रांति का स्टेटमेंट था, नारा था। फ्रांस की जनता ने कहा था बेटा वहां के राजा के अगेंस्ट कि स्वतंत्रता, समानता और भाईचारा, तो उन्होंने स्वतंत्रता, समानता और भाईचारा की बात कही थी, ठीक है। तो ये हमारी प्रस्तावना में भी इसको शामिल किया गया है, स्वतंत्रता, समानता और भाईचारा। तो आप लिखेंगे लिबर्टी, इक्वलिटी एंड फ्रेटर्निटी। ठीक है जी, लिबर्टी, इक्वलिटी एंड फ्रेटर्निटी। तो नंबर फर्स्ट गणतंत्रात्मक ढांचा, अच्छे से समझेंगे। नंबर फर्स्ट गणतंत्रात्मक ढांचा, ये हमने लिया है, गणतंत्रात्मक ढांचा लिया है। और दूसरा प्रस्तावना में स्वतंत्रता, समानता और भाईचारे का आदर्श लिया है, लिबर्टी, इक्वलिटी एंड फ्रेटर्निटी का हमने आदर्श लिया है। कहां पढ़ लिया दिलीप कि केंद्र और राज्यों के बीच शक्तियों का बंटवारा और संबंध तथा शक्तियों का विभाजन भी ऑस्ट्रेलिया के संविधान से लिया है। किसने पढ़ा दिया भाई, किसने पढ़ा दिया, कहां पढ़ लिया आपने, है? जी ठीक है, आर्टिकल 368 है बेटा, जो संविधान संशोधन से संबंधित आर्टिकल है वो 368 है। और आर्टिकल 368 में ना दो प्रकार के संशोधन की बात कही गई है। 368 में एक संशोधन जो कि विशेष बहुमत से होगा, प्रथम प्रकार के विशेष बहुमत से एक संशोधन, और दूसरे प्रकार का संशोधन ऐसा होगा बच्चे कि प्रथम प्रकार का विशेष बहुमत तो चाहिए ही चाहिए, मतलब लोकसभा और राज्यसभा के उपस्थित और मतदान करने वाले सदस्यों का 2/3 तो चाहिए। इसके अलावा आधे राज्यों की सहमति भी चाहिए, आधे राज्यों की स्वीकृति भी चाहिए। एक कमेंट है कि मैम को हॉस्पिटल से आप घर ले आए,
थैंक यू नहीं। अभी वही है वो, है ना। तो बाकी का सारी क्लासेस हैं, क्लासेस वगैरह लेके मैं यहाँ से चला जाता हूँ। ठीक है, आज पिछले 2-3 दिनों में मेरा नहाना हुआ, नहा ही नहीं पाया मैं। आप देख रहे होंगे पिछले 2-3 दिनों से एक ही टी शर्ट पहन रखी थी। आज नहाया हूँ मैं सुबह सुबह थोड़ा सा जल्दी आके। ठीक है, हालांकि मम्मी जी वगैरह हैं वहाँ पे। और ठीक है, ये मैं आप लोगों को बताता हूँ एक्चुअली, ठीक है, ये प्रॉब्लम क्या है। मैं आप सबको बताता हूँ कि ये प्रॉब्लम, इतनी बड़ी प्रॉब्लम क्या हो गई मैम को, क्योंकि वो आप ही लोगों से रिलेटेड है, सब लोगों से। एक्चुअली क्या है कि वो सिविल सर्विस एस्पिरेंट है, उन्होंने 2 बार इंटरव्यू भी दिया है। ठीक है, और एक बार उनका बिल्कुल, मतलब आप ये मान के चलिए कि बिल्कुल फाइनल हो गया था। ठीक है, उस समय गवर्नमेंट जो है, वर्तमान गवर्नमेंट नहीं थी, तो मैं उसका नाम नहीं लूंगा, जो इस गवर्नमेंट से पहले थी यूपी में, और एकदम सीधे तौर पर उसमें भ्रष्टाचार हुआ था। तो वो सारी बातें जो है ना, फिर उसके बाद बाबू के होने के बाद उन्होंने, ठीक है ना, 2-3 साल का गैप लिया, और उसके बाद फिर से जो है ना उन्होंने, ठीक है, अपनी तैयारी को जारी रखा। इसी साल जो पीसीएस मेंस हुआ है, वो मेंस भी दिया है उन्होंने पीसीएस का। तो वो सारी चीजें जो है ना, वो एक एक्चुअली इतना, एक तो जो है ना वो, कि इतने लंबे समय, और वो अच्छी स्टूडेंट रही हैं अपने समय में, और सिलेक्शन ना हो पाना, कहीं ना कहीं रुक जाना कोई ना कोई, तो वो एक्चुअली डिप्रेस्ड हो गई, वो डिप्रेशन हो गया। और वो डिप्रेशन एक्चुअली जो है ना कई सालों से चल रहा था, हमने कभी उसकी तरफ ध्यान नहीं दिया। मुझे लगता था कि सब कुछ नॉर्मल है, ऐसा होता है। हालांकि मैंने कभी प्रेशराइज नहीं किया, मैंने कभी प्रेशराइज नहीं किया, वो उनकी अपनी खुद की मर्जी है। उनको खुद लगता है, उनको खुद लगता है, उनको ये अच्छा नहीं लगता, बस वो उनको लगता है कि मैं मेरिटोरियस स्टूडेंट हूँ, तो मैं, ठीक है, कर सकती हूँ और मैं करूंगी, मतलब इस तरह की चीजें हैं वो। लेकिन वो सालों से जो है ना, वो एक चीज उनके घर के, उनके दिमाग में घर कर रही थी, लगातार वो अंदर चल रही थी, और वो मैं कभी समझ नहीं पाया, और उन्होंने भी मुझसे कभी इस बारे में खुल के बात नहीं की। कभी कभी ऐसा जरूर होता था, जैसे खाना पीना बना रही हैं और पढ़ाई नहीं हो पा रही, तो कभी, ठीक है, जैसे रो गई, ठीक है, आंखों में आंसू आ गए, तो मैं पूछ लेता था, मैंने कहा क्या बात होगी, अरे यार कुछ नहीं, बस थोड़ा सा आज पढ़ाई कम हुई है। अरे मैंने कहा कोई बात नहीं यार, किसी दिन ज्यादा होती है, किसी दिन कम होती है। और मेरे जैसा हंसी मजाक करने वाला आदमी, ठीक है, उसके बावजूद भी, लेकिन वो एक्चुअली जो है ना, जब एक साथ तबीयत खराब हुई, और एक साथ तबीयत खराब होने के बाद जब सारे चेकअप डॉक्टर ने किए, उनको कुछ समझ में नहीं आया, तो फिर उन्होंने उनसे पूछा कि आप क्या कर रही हैं, कि मैं तो अभी होम मेकर हूँ, हाउस वाइफ हूँ। अच्छा हाउस वाइफ है। तो मुझसे पूछा कि आपके बीच में कोई झगड़ा, आपका कोई एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर वगैरह, डॉक्टर ने, तो मैंने कहा अरे साहब कुछ भी ऐसा नहीं है, ठीक है ना। सब कुछ ठीक है हमारे बीच में, सारी चीजें कि नहीं, फिर क्या प्रॉब्लम है, और आप कुछ अपने बारे में बताओ। मैडम से पूछा और कुछ, तो फिर लास्ट में मैडम ने बोला कि हाँ मैं तैयारी जरूर कर रही हूँ यूपीएससी की। तो उन्होंने कहा एग्जैक्टली डॉक्टर ने कि ये पॉइंट है। और जैसे ही उन्होंने ये, तो फिर उसके बाद फिर उन्होंने वो डिप्रेशन का पूरा ट्रीटमेंट स्टार्ट किया, और अब सुधार है। वो एक्चुअली पकड़ ही नहीं पा रहे थे। तो मैं आप लोगों से भी बोलता हूँ कि बहुत ज्यादा डिप्रेस्ड नहीं होना यार, बहुत ज्यादा डिप्रेस नहीं होना। अरे एग्जाम ही तो है भैया, कौन सा कुंभ का मेला है जो 12 साल बाद आएगा, अगली साल फिर आएगा साला, बात समझ में आ रही है, अगली साल फिर आएगा। तो इसमें बहुत ज्यादा आपको परेशान नहीं होना। और मैं सभी माँ बाप से दरख्वास्त करना चाहूंगा कि अपने बच्चों पर बेमतलब के फिजूल का, ठीक है ना, बर्डन मत डालिए। ठीक है, ये कंपैरिजन करते हुए कि देखिए शर्मा जी के लड़के का हो गया, ये देखिए वर्मा जी के लड़के का हो गया, तेरा नहीं हुआ, तू क्या कर रहा है। ठीक है, कोई बात नहीं, हर कोई सरकारी नौकरी नहीं करता। कितने लोग हैं मेरे प्यारे बच्चे, ये बताओ, इस दुनिया में, इस संसार में, क्या सभी सरकारी नौकरी कर रहे हैं? और जो सरकारी नौकरी नहीं कर रहे, क्या वो अपना जीवन नहीं चला पा रहे हैं? बताओ, क्या वो अपना जीवन नहीं चला पा रहे? क्या 4 वक्त की रोटी भैया, ठीक है ना, वो नहीं कमा पा रहे? देखिए सब कुछ सही है, हाँ ठीक है, मेहनत करो, अपना 100% दो। कई बार सर्कमस्टांसेस ऐसे होते हैं कि तुम्हारे फेवर में नहीं होते, कई बार ऐसा होता है मेरे प्यारे बच्चे, मैं जानता हूँ। ठीक है, आमतौर पे मैंने भी पढ़ाया है, खूब गांव के बच्चे ऑफलाइन में मुझसे भी पढ़ने आते थे। और जब खेत वगैरह कटता था, खेत की कटाई वगैरह होती थी, वो बच्चे नहीं पढ़ पाते थे, और उस टाइम पे कोई एग्जाम आ जाए तो नहीं समझते थे लोग। इनफैक्ट मम्मी पापा भी नहीं समझते थे, मैं हकीकत बात बता रहा हूँ, वो भी नहीं समझते थे, उनको भी जरूरी था कि पहले खेत की कटाई करवा, उसके बाद पढ़ियो। जी। चलिए आर्यन सिद्दीकी, नमस्ते बेटा, आर्यन सिद्दीकी साहब, नमस्ते। नमस्ते नमस्ते, ठीक है। चलिए, अब ठीक है, अब ये बात नहीं तो मैं, ठीक है, आपने याद दिलवाया, आपने चूंकि पूछा तो मैंने बीच में आपको बता दिया। कोई अनावश्यक प्रेशर नहीं लेना अपने दिमाग पे, बिल्कुल चिल होके पढ़ना है। ठीक है, नहीं हो रहा, ठीक है, तो एक दूसरा ऑप्शन उसमें तलाशिए, ठीक है, अपने आप को। और बहुत लंबे समय तक नहीं, ठीक है, मैं उनसे भी बोलता हूँ मैंने कि क्या ही जरूरत है यार, ठीक है, लेकिन वो खामखा जो है ना,
हो गया वो। और होता है यार, पढ़ने वाले स्टूडेंट के साथ होता है, जो स्टूडेंट पढ़ने वाला होता है उसके साथ होता है, नॉर्मली बात है। और जिसने यार इंटरव्यू दिए हो यार, ठीक है, जो लगातार मेंस लिखा हो, इस बार भी जिसने इस साल भी मेंस लिखा है 3 साल के कमबैक के बाद, है मतलब 4 साल का होने जा रहा है बेबी, तो वो 3-4 साल का एक सीधा गैप रहा पूरी पढ़ाई में, और उसके बावजूद भी तो मतलब ठीक है, लेकिन लगातार मेहनत करते चले जाओ, एक ना एक दिन मंजिल मिलेगी, लेकिन उसको अपने दिमाग पे हावी मत होने दो उस चीज को, मैं ये कहूंगा। ठीक है, तो हमने गणतंत्रात्मक ढांचा लिया फ्रांस के कॉन्स्टिट्यूशन से, हमने प्रस्तावना में स्वतंत्रता, समानता और भाईचारे का आदर्श लिया। ठीक है, प्रस्तावना में हमने, क्लियर है, ये फ्रांस के संविधान से लिया। अब इसके बाद आएंगे हम जर्मनी के वाइमर संविधान पर, अब बातचीत नहीं, इधर ध्यान देंगे। जर्मनी का वाइमर संविधान। तो अब ये जो जर्मनी का वाइमर संविधान है मेरे प्यारे बच्चे, यहां से ध्यान रखना, कई किताबें ने यहाँ पर गलत लिख दिया है। ठीक है, अब उन्होंने क्यों गलत लिखा मुझे नहीं पता, लेकिन जर्मनी के वाइमर संविधान से हमने लिया है कि जब, ठीक है, आपातकाल लागू हो, जब आपातकाल की स्थिति हो, तो आपातकाल की स्थिति में मौलिक अधिकारों को सस्पेंड कर दिया जाए। ठीक है, आपातकाल की स्थिति में मौलिक अधिकारों को सस्पेंड कर दिया जाए मेरे प्यारे बच्चे। ये बात समझ में आ रही है ना? चलो, कमेंट है कुछ मैं देख लेता हूँ, क्योंकि आज बात ऐसी हुई है, आप ही लोगों के हित की बात हुई है, तो आज मैं कमेंट आपका देख लेता हूँ, थोड़े बहुत कमेंट। ये ओके ओके। सर, हमारे जैसे बालकों की स्थिति और ग्रामीण जीवन के बारे में बहुत कुछ अनुभव है आपको। आप हमारे आदर्श हो, नहीं बच्चे, आप लोग हमारे आदर्श हो, आपसे भी हमें बहुत कुछ सीखने को मिलता है। सर, एक बार प्रेमानंद जी महाराज जी से मिलिए। ठीक है, जरूर मिलेंगे, उनसे मिलने की बहुत इच्छा है मेरे प्यारे बच्चे। सर, एक बात कहना चाहता हूँ कि जिस तरह आप पॉलिटी पढ़ाते हैं, मन करता है कि आपसे सीधा यूपीएससी की तैयारी करूँ। थैंक यू। हाँ, और क्या, ठीक, मस्त रहो जीवन में यार। ठीक है, चलिए आइए, जर्मनी का वाइमर संविधान। तो बेटा, जर्मनी के वाइमर संविधान से हमने क्या लिया है कि जब आपातकाल लागू हो, तो आपातकाल की स्थिति में मौलिक अधिकारों का सस्पेंशन कर दिया जाएगा। ठीक है, मौलिक अधिकार निलंबित कर दिए जाएंगे। एक्चुअली आपातकाल हमने भारत शासन अधिनियम 1935 से लिया है, जो इमरजेंसी प्रोविजन है, लेकिन आपातकाल के समय मौलिक अधिकारों का स्थगन हमने जर्मनी के वाइमर संविधान से लिया है। ठीक है, आपातकाल के समय मौलिक अधिकारों का निलंबन। ठीक है ना, सस्पेंशन ऑफ फंडामेंटल राइट, बेटा, सस्पेंशन ऑफ फंडामेंटल राइट, फंडामेंटल राइट्स ड्यूरिंग इमरजेंसी। ड्यूरिंग इमरजेंसी, ठीक है, तो ये ध्यान रखिए ना, सस्पेंशन ऑफ फंडामेंटल राइट ड्यूरिंग इमरजेंसी। ड्यूरिंग इमरजेंसी, जब आपातकाल लागू हो, तो आपातकाल के सभी मौलिक अधिकारों को निलंबन कर दिया जाए। जब आपातकाल लागू हो, तो बेटा आपातकाल के सभी मौलिक अधिकारों को निलंबन कर दिया जाए। जर्मनी का वाइमर संविधान हो गया। ठीक है, अब देखो भैया, ठीक है, आप सबसे पहले यहाँ पर ये देखो, ये हो गया ना। ठीक है, फ्रांस का संविधान हमने देखी है, एक तो गणतंत्रात्मक ढांचा ये, जर्मनी का वाइमर संविधान भी हो गया। अब आप यहाँ पे जापान का संविधान देखो बच्चे, फटाफट से, ये छोटे छोटे पॉइंट्स हैं, इनको जल्दी से खत्म कर लो। जापान का संविधान जो है, जापान का संविधान, इस जापान के संविधान से हमने विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया ली है, विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया ली है।
स्थापित प्रक्रिया लिए है। ठीक है, प्रोसीजर एस्टेब्लिश्ड बाय लॉ। बाय लॉ पता है तुम्हें, मैं आपको एक बात बताता हूं आज, जीवन की एक बहुत अच्छी सच्चाई मैं आपको बताता हूं। डिप्रेस्ड कौन होता है, परेशान कौन होता है? बेटा जो मेहनत करता है। जिसने मेहनत नहीं की बेटा, आप उसे देखना, आपका कोई ऐसा दोस्त ठीक है जिसने मेहनत नहीं की और एग्जाम नजदीक आ जाए, उसे बिल्कुल भी टेंशन नहीं होगी, बाहर भी जाए, उसे पता है कि मैंने मेहनत की ही नहीं। अब जब मैंने मेहनत की ही नहीं तो भैया काहे बात की टेंशन लेना, उसे पहले से ही पता है। ठीक है, लेकिन जिसने मेहनत की है उसका एग्जाम खराब हो जाए, ठीक है, तो उसे बड़ी टेंशन होती है, बड़ा रोना आता है, वो बहुत ज्यादा परेशान हो जाता है। ठीक वैसे ही एक्चुअली होता क्या है कि जब इंसान में क्षमता हो, जब योग्यता हो, और उसकी क्षमता और योग्यता के आधार पर उसे पद ना मिले, उसे सम्मान ना मिले, तो वो लगातार क्या करता रहता है बच्चे? ठीक है, डिप्रेस्ड होता चला जाता है। ठीक है, उसमें एक ऐसी हीन की भावना घर कर जाती है कि हमें दूर से देखने पे लगता है कि व्यक्ति नॉर्मल है बिल्कुल, ठीक है, सब कुछ तो ठीक है इसके जीवन में, लेकिन नहीं। तो इसलिए योग्यता और क्षमता के आधार पर देखिए व्यक्ति जो मुकाम चाहता है उसे वो मिलना चाहिए। मैं इसलिए हमेशा कहता हूं कि कभी किसी का हक मत मारो यार, कभी भी किसी का हक मत मारो। किसी का हक मार के तुम तो आगे बढ़ लिए, लेकिन उस पे क्या बीत रही होगी जिसका हक तुमने मारा है? ठीक है, तुम्हारे पास तो संसाधन थे और तुमने उन संसाधनों का प्रयोग करते हुए सभी संसाधनों का अपने आप को चमकाए रखा। ठीक है, तुम तो आगे बढ़ गए, लेकिन वो व्यक्ति ठीक है जो पीछे, जो हार्डकोर मेहनत कर रहा है, ठीक है, वो उसके सामने नहीं आ पा रही, ठीक है, समाज के सामने, दुनिया के सामने उसकी मेहनत नहीं आ पा रही, तो वो होता चला जाता है, डिमोरलाइज होता चला जाता है। ऐसे ही अब ये स्टूडेंट के साथ में यही तो होता है कि स्टूडेंट चार दीवारी में पढ़ रहा है मेरे प्यारे बच्चे, जबरदस्त तरीके से पढ़ रहा है, लेकिन वो जो एक रिजल्ट है जो समाज में उसके सम्मान को स्थापित करवाएगा, ठीक है, वो आ ही नहीं पा रहा पॉजिटिव, वो आ ही नहीं पा रहा है पॉजिटिव, ये हकीकत बात है। और ऐसे में कोई उसका एक ऐसा दोस्त जो उसने पढ़ाया हो, ठीक है ना, जिसका हुआ नहीं, उसने ऐसे लोग को पढ़ाया हो और ठीक है जबरदस्त पूरी ईमानदारी के साथ की हो कि मेहनत करो, ये करो, वो करो, और ये और वो और वो, और उसका सिलेक्शन हो जाए, वो फिर भी डिप्रेस नहीं होता व्यक्ति। ठीक है, लेकिन सिलेक्शन हो जाने के बाद जब वही कहता है, ठीक है, ज्ञान देने लगता है कि बेटा ऐसा करो, वैसा करो, ऐसे करो, वैसे करो, ऐसे पढ़ना चाहिए, वैसे पढ़ना चाहिए, तुमने ऐसे लोग देखे होंगे, तब इंसान परेशान हो जाता है कि वाह बेटा, ठीक है, पिताजी को ही समझा रहे हो। पिताजी को ही समझा रहे हो। तो ये कई बात, और इसमें पता है एक सबसे बड़ा फैक्टर क्या होता है? किस्मत। किस्मत एक बहुत बड़ा फैक्टर होता है, विश्वास मानो। कोई अगर कहता हो कि नहीं किस्मत कुछ नहीं होता, मैं प्रूव करके दिखा दूंगा, किस्मत बहुत बड़ी चीज होती है। ठीक है, जब किस्मत के सितारे बुलंद होते हैं ना बच्चे, जब किस्मत के सितारे बुलंद होते हैं तो बल्ला घूमता ही वहां है जहां पर बॉल पड़ती है। ठीक है, जब इंसान बल्ला घुमाएगा तो बल्ले का घूमेगा ही वहीं पे जहां पे बॉल पड़ेगी, जहां पे बॉल पड़ती है वहां बल्ला नहीं घूमता, बल्ला घूमता ही वहीं पे है जहां पे बॉल पड़ती है, ये होती है किस्मत। तो चलिए बस इसी के साथ अब ज्यादा बातचीत नहीं, तो विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया, प्रोसीजर एस्टेब्लिश्ड बाय लॉ, ये आगे मैं बताऊंगा जब आर्टिकल 14 में आपको समझाऊंगा, तो आर्टिकल 14 के एक्सप्लेनेशन में मैं वहां पर बताऊंगा कि भाई विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया क्या होती है, जो हमने जापान के संविधान से लिया है। ठीक है ना, तो आपको बिल्कुल भी कंफ्यूज नहीं होना। हमने जर्मनी के वाइमर संविधान से, जब आपातकाल लागू हो तो आपातकाल के समय मौलिक अधिकारों का जो सस्पेंशन किया जाता है, मौलिक अधिकारों का निलंबन किया जाता है, वह हमने जर्मनी के वाइमर संविधान से लिया है। ठीक है, जबकि आपातकालीन प्रावधान हमने भारत शासन अधिनियम 1935 से, जो इमरजेंसी प्रोविजंस है वो हमने भारत शासन अधिनियम 1935 से लिए है। ठीक है बच्चे, जापान के संविधान से हमने विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया ली है। अब इसके बाद ठीक है देखो, हमारे संविधान में मौलिक कर्तव्य हैं, और हमेशा ध्यान रखना कि जो मौलिक कर्तव्य होते हैं ये समाजवादी देशों की पहचान होती है। फंडामेंटल ड्यूटीज, मौलिक कर्तव्य क्या होते हैं? समाजवादी देशों की बच्चे ठीक है पहचान होते हैं, जो फंडामेंटल ड्यूटीज होते हैं। तो ऑब्वियस सी बात है, हमने किसी ऐसे देश से मौलिक कर्तव्य लिए होंगे, ठीक है, जहां पर समाजवादी व्यवस्था अपनाई जा रही होगी, जहां पर समाजवादी व्यवस्था पाई जा रही होगी, हमने ऐसे ही देश से मौलिक कर्तव्य लिए होंगे। ठीक है, बड़ी स्वाभाविक सी बात है। तो फंडामेंटल ड्यूटीज, मौलिक कर्तव्य। इसके अलावा ठीक है, जो न्याय का आदर्श है ना हमारी प्रस्तावना में, जो हमारी प्रस्तावना में 3 प्रकार के जस्टिस की बात कही गई है मेरे प्यारे बच्चे। ठीक है, और आपको पता होगा वह 3 प्रकार का जस्टिस कौन सा है?
एक राजनीतिक, पॉलिटिकल, सोशियो सामाजिक और आर्थिक, इकोनॉमिक, आर्थिक जस्टिस। ठीक है बच्चे, तो ये जो जस्टिस की बात कही गई है ना, जो न्याय की बात कही गई है, जस्टिस, तो जस्टिस तीन प्रकार का है। पॉलिटिकल जस्टिस तीन प्रकार का है बाबू, पॉलिटिकल, सोशल और इकोनॉमिकल जस्टिस हमारी प्रस्तावना में। इसके अलावा देखो, हमने जो पंचवर्षीय योजना का प्रावधान है ना, मतलब इकोनॉमिक प्लानिंग, आर्थिक नियोजन, इकोनॉमिक प्लानिंग, ये भी हमने यहीं से लिया है, भूतपूर्व सोवियत इकोनॉमिक प्लानिंग, ये भी हमने भूतपूर्व सोवियत संघ के संविधान से लिया है, ये भी हमने भूतपूर्व सोवियत संघ के संविधान से लिया है। ठीक है, तो ये तीनों ही चीजें हमने भूतपूर्व सोवियत संघ के संविधान से ली हैं। संविधान से लिए। ठीक है, तो मौलिक कर्तव्य हो गया, न्याय हो गया, न्याय में आपका राजनीतिक सामाजिक आर्थिक न्याय हो गया, और आपका आर्थिक नियोजन, इकोनॉमिक प्लानिंग। इकोनॉमिक प्लानिंग में हमने अभी तक, कल तक पंचवर्षीय योजना, अब हमारे यहाँ पर जो है ना, एक्चुअली वो रोलिंग प्लान चल रहा है। ठीक है, पंचवर्षीय योजना हमारे यहाँ पर है नहीं, जब से नीति आयोग बना है, हम रोलिंग प्लान पर काम कर रहे हैं, और भारत में भी रोलिंग प्लान को अपनाया था जब जनता पार्टी की सरकार बनी थी। ठीक है, तब हमने भी रोलिंग प्लान को अपनाया था। रोलिंग प्लान बेसिकली ऐसा होता है जो दीर्घ काल के लिए योजनाओं को बनाता है, और शॉर्ट टर्म में छोटे छोटे टारगेट को पूरा करता हुआ एक बड़े टारगेट को अचीव करने का प्रयास करता है, उसको हम रोलिंग प्लान कहते हैं। ठीक है, तो ये है, चलो ये खत्म हुआ। आइए अब हम बात करेंगे बच्चे, ठीक है, प्रस्तावना पर। प्रस्तावना, इसके बारे में हम लोग चर्चा करेंगे। मोस्ट एंड मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक है मेरे प्यारे बच्चे, प्रियम्बल, और इसके बारे में हम सारी चीजें समझने की कोशिश करेंगे। आज कोशिश ये रहेगी कि हम पूरा समझें, और उसके बाद फिर नेक्स्ट मंडे को जब हम मिलेंगे तो कोशिश रहेगी कि हम इसे बहुत अच्छे से नोट डाउन कर लें। ठीक है, तो हियर वी आर गोइंग टू, हम प्रियम्बल को पढ़ें, हम प्रस्तावना को पढ़ें, ये हमारा प्रयास है। प्रस्तावना, ठीक है, सब लोग बहुत अच्छे से समझेंगे। लीजिए एक सेकंड मुझे देंगे। जी, ठीक है, आओ बच्चे, प्रस्तावना देखो, प्रस्तावना क्या होती है। जब कोई भी पूछे, शाम की विनायक बैच में पॉलिटी का प्रैक्टिस सेट आप करवा दीजिए, आपसे निवेदन है सर। जी, श्यामा जी कह रहे हैं सर, मैम जैसी कंडीशन मेरी भी है। नहीं, इसको अपने ऊपर हावी मत होने दो। ठीक है, मैं बार बार आप लोगों से बोलता हूँ। जी, ठीक है, आइए अब यहाँ पर ध्यान देंगे। ठीक है, प्लीज फोकस्ड हियर। तो सबसे पहले हम बात करेंगे यहाँ पर, ठीक है, प्रियम्बल, प्रस्तावना के बारे में। देखो प्रस्तावना क्या होती है, शायद मैंने कल बताया भी था आपको, बताया था आपको कल कि प्रस्तावना है क्या। जैसे एक छोटा सा एग्जांपल देता हूँ, और फिर मैं उस छोटे से एग्जांपल के साथ आपको प्रस्तावना को समझाता हूँ। सब लोग बहुत फोकस तरीके से समझेंगे। ठीक है, आज की डेट में क्या हो गया कि बेटा इंस्टाग्राम, सोशल मीडिया, ठीक है ना, और मोबाइल फोन पे इंटरनेट और नेटफ्लिक्स, अमेजॉन प्राइम वगैरह, ये सारी चीजें हो गई। तो आज जब व्यक्ति ट्रेन वगैरह से सफर करता है ना, तो बुक वगैरह नहीं खरीदता, कोई बुक या न्यूज़पेपर नहीं खरीदता, क्योंकि उसके पास ऑलरेडी इंटरटेनमेंट का एक साधन है सफर में, और वो है उसका मोबाइल फोन। वो नेटफ्लिक्स ऑन कर लेगा, कोई मूवी देखने लग जाएगा नेटफ्लिक्स पे, कोई वेब सीरीज देखने लग जाएगा, वो अमेजन प्राइम, ठीक है, ओपन करके उस पर देखने लग जाएगा, नहीं तो इंस्टाग्राम तो है ही, ठीक है, रील्स देखने लग जाएगा। तो ऐसे आज की डेट में व्यक्ति के पास बहुत सारे मनोरंजन के साधन है। लेकिन कल जब मोबाइल फोन नहीं था, तो आदमी क्या करता था, हालांकि आज भी जो बूढ़े लोग हैं, जो वृद्ध लोग हैं, ठीक है, जिनको आदत है सफर में, ठीक है ना, न्यूज़पेपर्स या फिर मैगजीन या फिर कोई बुक वगैरह पढ़ने की, तो वो आज भी बुक पढ़ते हैं। तो पहले लोग क्या करते थे कि पहले जैसे मान के चलिए, उन्हें एक लंबी डिस्टेंस तय करनी है, उन्हें दिल्ली से कोलकाता जाना है, सपोज दैट, या दिल्ली से उन्हें मुंबई जाना है,
तो रेलवे स्टेशन पे बहुत सारी बुक स्टॉल होती थी, आज भी आपने देखी होंगी कि बुक स्टॉल रेलवे स्टेशन पे होती हैं, आज भी आपने देखा होगा। तो रेलवे स्टेशन पे हालांकि आज कोई बुक लेता नहीं है, लेकिन होती फिर भी है बुक स्टॉल्स, क्योंकि कुछ चंद ग्राहक आज भी उनके बचे हुए हैं। तो बुक स्टॉल पे जो है ना बुक रखी हुई हैं, और आपको ठीक है ना पढ़ना है बुक को, क्योंकि आपकी ट्रेन आने वाली है, और आपको चाहिए एक दो बुक ऐसी चाहिए कि जिससे आपका सफर बहुत अच्छे से कटे, और उस बुक के बारे में आपको जानकारी। तो आप क्या किए कि आप वहां पे गए भैया बुक स्टॉल के पास, और बुक स्टॉल के जाने के बाद आपने एक बुक उठाई, सपोज डेट, ठीक है, आप गए और आपने बुक स्टॉल पर जाने के बाद आपने ऐसे करके एक बुक उठा ली, ऐसी बुक उठा ली। अब बुक को उठाने के बाद आप सबसे पहले क्या करेंगे, बुक के पहले पेज पे जो प्रस्तावना लिखी हुई है, पहले पेज पे जो प्रियम्बल लिखी हुई है, जो प्रस्तावना लिखी हुई है, आप उसको पढ़ेंगे। उसको पढ़ने के बाद आपको ठीक है अनडाउटेडली एक आइडिया मिल जाएगा कि इस बुक का कॉन्टेक्स्ट क्या है, इस बुक के अंदर जो विषय वस्तु है, इस बुक के अंदर की विषय वस्तु क्या है, बुक ठीक है किस पर बेस्ड है, ये कोई हॉरर है, ठीक है ना, ये कोई थ्रिलर है, ये कोई रोमांस है, ये किस तरह की इसमें स्टोरी है, या फिर ये कोई मोटिवेशनल बुक है, या बिजनेस के सिलसिले में है, या फिर शेयर मार्केट के संबंध में है। वो सारी जानकारी आपको प्रियम्बल पढ़ के, तो प्रियम्बल पढ़कर आपको इसका कॉन्टेक्स्ट और कंटेंट पता चलेगा। दूसरा, ये किस पाठक वर्ग के लिए है, ये बात पता चलेगी। ठीक है, लेखक इसको किसको डेडिकेट करना चाहता है, ये बात है। तो हमें इस बुक के बारे में सारी चीजें पता चल जाएंगी। अगर आपको लगता है कि आपका इंटरेस्ट वैसा ही है, लेकिन जैसा कि इस बुक में दावा किया गया है इसकी प्रस्तावना में कि ये बुक इस पर बेस्ड है, इस चीज पर बेस्ड है, तो आप इसे खरीद लेंगे। लेकिन अगर ये आपके इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग नहीं है, तो ऑब्वियस सी बात है आप स्किप करके दूसरी बुक उठाएंगे बुक स्टॉल से, और दूसरी बुक उठाने के बाद फिर उसका प्रियम्बल पढ़ेंगे, क्योंकि इतने शॉर्ट टाइम पे आप पूरी बुक तो नहीं पढ़ सकते ना, पूरी बुक पढ़ के आप अंदाजा नहीं लगा सकते कि भाई ये बुक कैसी होगी। तो इसके लिए आपके पास एक सोर्स है कि आप उस बुक की प्रियम्बल को पढ़ो, प्रस्तावना को पढ़ो। ठीक वैसे ही जैसे मूवी रिलीज होने से पहले आपको ट्रेलर दिखाया जाता है कि नहीं, ट्रेलर बताओ, मूवी के रिलीज होने से पहले ट्रेलर, क्योंकि ट्रेलर को देखकर आप अनुमान लगा लेते हैं कि अच्छा ये मूवी कॉमेडी मूवी है, तो आपका इंटरेस्ट है कॉमेडी मूवी देखने का, आप थिएटर में जाएंगे कॉमेडी मूवी देखने। देखिए बिल्कुल साफ सा सिद्धांत है। अगर मान के चलिए एक्शन मूवी है, आपका इंटरेस्ट है एक्शन मूवी देखने का, ठीक है, आप साउथ की मूवियों को बहुत पसंद करते हैं कि एक लात मारी हीरो ने और विलेन उड़ते हुए गए, ठीक है, इस तरह की मूवी आपको पसंद करते हैं, तो ऑब्वियस सी बात है फिर आप उस मूवी को देखने जाएंगे। या फिर आपके फेवरेट एक्टर की मूवी है, फेवरेट एक्टर की मूवी है, तो ऑब्वियस सी बात है फिर आप उस फेवरेट एक्टर की मूवी को देखने जाएंगे। तो आप पता करते हैं ट्रेलर से कि ट्रेलर कैसा है, आपके कोर ऑफ इंटरेस्ट का है तो आप देखने जाते हैं, आपके कोर इंटरेस्ट का नहीं है तो फिर आप उसे नहीं देखने जाते, है ना। बोलो ऐसा होता है कि नहीं। या फिर आपके फेवरेट एक्टर की कोई मूवी आ जाए तो आप देखोगे, चाहे वो कैसी भी सही। तो ठीक वैसे ही मैं आपको बता रहा हूं कि जो प्रस्तावना होता है, प्रस्तावना क्या है, ट्रेलर है, ठीक है, आपकी पूरी बुक का। ठीक है, पूरी बुक की आगे की जो भी विषय वस्तु है वो सब यहाँ पर लिखी हुई है। जैसे सपोज डेट, ठीक है ना, मेरे पास एम लक्ष्मीकांत बुक यहाँ रखी हुई थी, ये बेटा सेल्फ है, बुक सेल्फ है मेरी, यहाँ पर रखी हुई थी। अब पता नहीं किसी ने जो है ना, या तो मैं ही ले गया हूँ अंदर उसे पढ़ने के लिए, और कोई दूसरी ऐसी बुक है नहीं। है नहीं बेटा कोई बुक ऐसी, नहीं तो मैं तुम्हें जरूर दिखाता, कोई बुक है नहीं। तो हम प्रस्तावना से समझ में आ गया ना आपको प्रस्तावना क्या होती है। तो प्रस्तावना एक्चुअली, ठीक है, जैसे कि वो पाठक है, वो जा रहा है, कोई रीडर है, ठीक है ना, और उसे कोई बुक खरीदनी है, उसे लंबा सफर करना है ना, तो उसे चाहिए कोई एकदम जबरदस्त सी ऐसी बुक हो जिसमें कुछ थ्रिलर हो, जिसमें कुछ सस्पेंस हो, कुछ ऐसी बुक चाहिए, ठीक है, जिसकी स्टोरी बड़ी अच्छी हो। तो वो देखेगा, ठीक है, और वो कहाँ देखेगा, प्रियम्बल्स को खोल खोल के देखेगा। तो ऑब्वियस सी बात है प्रियम्बल क्या है आपको समझ में आ गया होगा। प्रियम्बल जो होती है बेटा, प्रस्तावना जो होती है, वह भूमिका या आमुख की भांति होती है। प्रस्तावना क्या होती है, भूमिका या आमुख की भांति होती है। ठीक है, अगर हम संविधान के संदर्भ में देखें तो प्रस्तावना हमारे संपूर्ण संविधान के दर्शन को, ठीक है, एक संक्षिप्त रूप में अभिव्यक्त करने वाली, ठीक है ना, एक ठीक है विषय वस्तु होती है, आप बेसिकली ये कह सकते हैं। तो प्रस्तावना क्या है, प्रस्तावना भूमिका या आमुख की भांति होती है। प्रस्तावना भूमिका या आमुख की भांति होती है, जो संपूर्ण संविधान के दर्शन को, संपूर्ण संविधान के दर्शन को
सार रूप में अभिव्यक्त करने वाली विषय वस्तु है। विषय वस्तु है। संपूर्ण संविधान के दर्शन को सार रूप में अभिव्यक्त करने वाली विषय वस्तु है। प्रस्तावना भूमिका या आमुख की भांति होती है बेटा। ठीक है, जो संपूर्ण संविधान के दर्शन को संक्षिप्त रूप में अभिव्यक्त करती है, संपूर्ण संविधान के दर्शन को सार रूप में अभिव्यक्त करती है, उसको प्रस्तावना कहते हैं। ठीक है, समझ में आ गया? प्रस्तावना मीन्स क्या है? मूवी का ट्रेलर है। संविधान के संदर्भ में क्या है कि संविधान में किन किन आदर्शों और उद्देश्यों को लिखा गया है, संविधान में हमारी किस प्रकार की शासन प्रणाली के स्वरूप को बताया गया है, संविधान में नागरिकों के लिए किन प्रकार के अधिकारों के बारे में, राज्य पर किन प्रकार के कर्तव्यों के बारे में, नागरिकों के कैसे कैसे कर्तव्यों के बारे में, केंद्र और राज्यों के संबंधों के बारे में, हमारी प्रशासनिक व्यवस्था के बारे में, जो कुछ भी लिखा हुआ है संविधान में, ठीक, जो कुछ भी प्रावधान है उसके बारे में एक मोटा मोटा आइडिया आपको प्रस्तावना पढ़ने से मिल जाता है। ठीक है, इसलिए मेरे प्यारे बच्चे, प्रस्तावना क्या है? भूमिका या आमुख की भांति होती है। मेरे साथ साथ बोलो, प्रस्तावना क्या है बेटा? भूमिका या आमुख। ठीक है, जैसे आप किसी भी, भूमिका का मतलब पता है क्या हुआ? भूमिका का मतलब, ठीक है, वही बच्चे ट्रेलर है भूमिका। जैसे ट्रेलर आता है ना मूवी से पहले, तो ट्रेलर क्या होता है? भूमिका होती है कि वो बता रहा है ट्रेलर कि भाई मूवी कैसे होने वाली है, मूवी में किस तरह से सलमान खान एक्शन करते हुए आपको नजर आएंगे, किस तरह से वह कैटरीना कैफ के साथ रोमांस करते हुए नजर आएंगे, तो वह मूवी में दिखाया गया है। साथ ही साथ मूवी में एक आध दो आइटम सॉन्ग जो हैं, ठीक है, उनकी भी झलक ट्रेलर में दे दी जाती है कि आप चिंता ना करें, दर्शकों से कहा जाता है कि आपको भरपूर मनोरंजन मिलेगा। ठीक है, चिकनी चमेली जैसा गाना भी आपको यहाँ पर मूवी में देखने को मिलेगा और ट्रेलर में उसके थोड़ी सी झलक दिखाई दिए जाते हैं। तो ठीक वैसे ही मैं बता रहा हूँ कि किसी भी बुक की जब आप प्रस्तावना को पढ़ते हो तो लिखा होता है, या तो प्रस्तावना लिखा होगा, या आमुख लिखा होगा, या भूमिका लिखा होगा। आप देखना किसी बुक को पढ़ना, और अगर आपने नहीं पढ़ी कोई भी बुक तो आप जाना कभी, आप ट्रेन से अगर ट्रेवल कर रहे हो या फिर कोई बस स्टैंड आपके आसपास हो और आपको कोई बुक स्टॉल दिखे जिसमें जनरल बुक्स रखी हुई होती हैं, ठीक है, लेखकों की, बहुत सारे राइटर्स वगैरह की, तो आप किसी भी बुक को, ठीक है, रैंडमली किसी बुक को उठाना, आप देखना हर एक राइटर ने भूमिका, आमुख, प्रस्तावना, या फिर एक शब्द और होता है लेखक की कलम से, ऐसा जरूर लिख रखा होगा। बात समझ में आ गई? प्रस्तावना क्या है? हल्ला मचा रखा था, प्रस्तावना प्रस्तावना ये होती है प्रस्तावना। तो प्रस्तावना समझ गए कितनी ज्यादा जरूरी है यार, तो कितनी ज्यादा महत्वपूर्ण है, कितनी इंपॉर्टेंट है प्रस्तावना, क्योंकि ये संपूर्ण संविधान के दर्शन को ये बताती है कि हमारे संविधान में किस प्रकार की शासन व्यवस्था होगी। ठीक है, हमारे संविधान में मेरे प्यारे बच्चे किस प्रकार का दर्शन है, हमारे संविधान में किस किन आदर्शों और उद्देश्यों को, तो जो भी संविधान में लिखा हुआ है उसको मोटा मोटा आप, ठीक है, प्रस्तावना में पढ़ लेते हो। आगे बात समझ में? तो इसलिए जो है ना, ध्यान रखना, ये जो प्रस्तावना है ना, इसको संविधान निर्माण की जो प्रक्रिया चल रही थी तो सबसे लास्ट में अपनाया गया था। ठीक है, लेकिन संविधान में शामिल सबसे शुरुआत में किया गया, क्योंकि ट्रेलर है, मूवी के रिलीज होने से पहले ट्रेलर आता है, बड़ा स्वाभाविक सी बात है। लेकिन संविधान निर्माण की प्रक्रिया में सबसे लास्ट में बच्चे इसको अपनाया गया, और हमने अनडाउटेडली जो विचार, जो आइडिया या कॉन्सेप्ट आया है प्रस्तावना का, अनडाउटेडली मेरे प्यारे बच्चे वह यूएस के कॉन्स्टिट्यूशन से हमने लिया है, वह अमेरिका के संविधान से लिया है। हालांकि वो बात अलग है कि भाषा जो है हमने ऑस्ट्रेलिया के संविधान से ली है, लेकिन हमारी प्रस्तावना पे जो प्रभाव सबसे ज्यादा दिखता है, वो प्रभाव दिखता है उद्देश्य प्रस्ताव का, उसके बारे में मैं भी चर्चा करूंगा। ठीक है, तो मैंने ये बात भी लिखनी है। जी, चलिए सर, मैं आज तक थिएटर नहीं गया, तो कोई अच्छी बात थोड़ी नहीं है, थिएटर नहीं गए। ठीक है, नहीं, ठीक है, जाना चाहिए, मूवी देखनी चाहिए, कोई भी मूवी रिलीज होती है आप देखो। ठीक है, मूवी से आपको पता चलता है समाज के बारे में, ठीक है, आपकी, ठीक है, सोच उससे गहरी होती है। ठीक है, अब लेकिन मूवी भी तो आजकल यार क्या है कि कौन सी ऐसी मूवी अब आ रही है जिससे आपकी सोच डेवलप होगी? कुछ मूवी है, एक मूवी अगर देखना आप अलीगढ़, मैं आपको बताऊंगा अलीगढ़ मूवी। ठीक है, और जब संविधान आगे पढ़ाऊंगा तो जब संविधान का प्रसंग आएगा, संविधान को पढ़ाते समय कोई एक ऐसी स्टोरी, कोई ऐसी मूवी का, तो मैं साथ के साथ आपको बताते चला जाऊंगा, आप टाइम निकाल के देखना। ठीक है, जो मैं मूवी आपको बताऊंगा आप पाएंगे कि वास्तव में सर क्या डिसेंट मूवी आपने दिखाई। ठीक है, वैसी नहीं, ठीक है ना, हेरा फेरी टाइप की नहीं, जैसे अलीगढ़ मूवी देखना। ठीक है, बहुत प्यारी मूवी है, ऐसे बहुत सारी मूवी मैं बताऊंगा। चलिए, तो अब यहाँ पर हम बात करेंगे संविधान। तो संविधान निर्माण की
संविधान निर्माण की कार्यप्रणाली में प्रस्तावना को सबसे अंत में स्वीकार किया गया। प्रस्तावना को सबसे अंत में स्वीकार किया गया। किया गया परंतु परंतु सबसे पहले रखा गया है संविधान में। सबसे पहले रखा गया है बेटा संविधान में, रखा ही जाएगा क्योंकि वो ट्रेलर है ना मेरे प्यारे बच्चे। देखिए आप उसे आगे रखेंगे ही। तो देखो प्रस्तावना कितनी महत्वपूर्ण है। प्रस्तावना इतनी महत्वपूर्ण है बच्चे कि किसी ने बोला कि प्रस्तावना संविधान की आत्मा है, शोल है। तो भैया जी कोई बोलता है प्रस्तावना संविधान का परिचय पत्र है, कोई बोलता है नहीं प्रस्तावना संविधान की जन्मपत्री है। बात समझ में आ रही है? क्यों बोला ये बताओ, ये स्टेटमेंट क्यों दिए? ये स्टेटमेंट इसलिए दिए ना जिससे कि हम प्रस्तावना की उपयोगिता को ठीक है समझ सके कि प्रस्तावना कितनी जरूरी है। कि प्रस्तावना इतनी जरूरी है कि भैया जी जो संविधान के जानकार हैं उनमें से एक जानकार तो सीधा सीधा ये बोल देते हैं कि भैया जी जो प्रस्तावना है ठीक है, प्रस्तावना इज अ सोल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। ठीक है, प्रियम्बल इज अ सोल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, प्रस्तावना संविधान की आत्मा है। तो वही दूसरे बोलते हैं कि नहीं परिचय पत्र है, ठीक है ना, इंट्रोडक्शन। और तीसरा बोलते हैं कि भाई ये ठीक राजनीतिक जन्म पत्री है, जन्म कुंडली है। ठीक है, ये बोल देते। किस किसने बोला? तो आत्मा बोला, प्रस्तावना संविधान की आत्मा है ये बोला। बेटा इधर आ जाता हूँ, इधर एक्चुअली क्या है कि इधर हवा आती है इस तरफ। तो आत्मा किसने बोला बेटा? आत्मा बोला ठाकुरदास भार्गव जी ने। आत्मा किसने बोला? आत्मा बोला ठाकुरदास भार्गव जी ने। आत्मा ठीक है। परिचय पत्र जो है कि प्रस्तावना संविधान का परिचय पत्र है मेरे प्यारे बच्चे। तो ये जो परिचय पत्र है ये बोला है एन पालकीवाला ने। एन पालकीवाला ने परिचय पत्र बोला। ठीक है, और प्रस्तावना संविधान की राजनीतिक जन्मपत्री है, राजनीतिक जन्मपत्री है ये बच्चे के एम मुंशी ने बोला है। प्रस्तावना संविधान की राजनीतिक जनपत्री है। तो ये प्रस्तावना की उपयोगिता को ध्यान में रखते हुए स्टेटमेंट दिए गए हैं। आप खुद इन स्टेटमेंट से समझ सकते हैं कि प्रस्तावना कितनी जरूरी है। ठीक है, प्रस्तावना है क्या, आप इन स्टेटमेंट से समझ सकते हैं कि बहुत बड़े राजनीतिक चिंतक हैं लोग और बहुत बड़े राजनीतिक चिंतकों ने ये स्टेटमेंट दिए हैं, तो आप समझ गए। अब देखो एक बात ध्यान रखना, आपने यहाँ पर लिखा प्रियम्बल, प्रस्तावना। तो प्रस्तावना के बारे में मेरे प्यारे गुड्डा ठीक है तीन चीज है। वह तीन चीज क्या है? एक तो है कि सर आप ये बताएंगे कि हमने प्रस्तावना का विचार कहाँ से लिया। विचार का मतलब है आइडिया या कॉन्सेप्ट। देखो मैं आपको बताऊं, विश्व में सबसे पहले रिटन कॉन्स्टिट्यूशन बनाने वाले, एक सेकंड रुकना बेटा, विश्व में सबसे पहले रिटन कॉन्स्टिट्यूशन मतलब लिखित संविधान बनाने वाले अमेरिकी संविधान निर्माता थे। और उन्हीं अमेरिकी संविधान निर्माताओं ने लेकिन इस संविधान में प्रस्तावना को शामिल किया। तो विश्व का कोई भी देश बच्चे अगर प्रस्तावना का आइडिया या कॉन्सेप्ट लेगा तो वो यूएस के कॉन्स्टिट्यूशन से लेगा, क्योंकि यूएस पहला था। यूएस पहला था जिन्होंने एक तो रिटन कॉन्स्टिट्यूशन बनाया, और नॉट इवन उन्होंने रिटन कॉन्स्टिट्यूशन बनाया बल्कि उन्होंने ठीक है उसमें प्रस्तावना को भी शामिल किया। तो जो प्रस्तावना का आइडिया या कॉन्सेप्ट है ठीक है वो हमने यूएस के कॉन्स्टिट्यूशन से लिया है, हमने अमेरिका के संविधान से लिया है। प्रस्तावना का जो आइडिया या कॉन्सेप्ट है वो हमने यूएस के कॉन्स्टिट्यूशन से लिया। दूसरा है मेरे प्यारे बच्चे प्रस्तावना की जो भाषा है, जो लैंग्वेज है, मैंने जस्ट अभी आपको बताया था जब हम ऑस्ट्रेलिया के संविधान पढ़ रहे थे कि लैंग्वेज हमने कहां से लिया, लैंग्वेज हमने ऑस्ट्रेलिया के संविधान से लिया। लैंग्वेज हमने बेटा ऑस्ट्रेलिया के संविधान से लिया, जो भाषा ली है वह ऑस्ट्रेलिया के संविधान से, और आइडिया या कॉन्सेप्ट यूएस के कॉन्स्टिट्यूशन से, भाषा जो ली है ऑस्ट्रेलिया के संविधान से। अब आता है तीसरा कि भाई हमारी प्रस्तावना पे प्रभाव, इम्पैक्ट। इम्पैक्ट जैसे आज भी कुछ बच्चे कह रहे हैं, ठीक है मैंने देखी थी आज भी कि सर 13 दिसंबर वाली जो बैठक है वो सब जगह 3 ही दिखा रहा है,
तीसरी बैठक ही दिखा रहा है। हाँ बच्चे तीसरी बैठक ही दिखा रहा है, लेकिन वो जो प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है ना, जो यूपीपीएससी में पूछा है, ठीक है, वो प्रश्न और उसका सही जवाब जो है आयुक्त से, वो मैं तुम्हें दिखाऊंगा। वो मैंने बोल दिया एक लड़के को कि भाई उस प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन को निकाल, ठीक है, मैंने बोल दिया है। कल तक मैं भी इसको यही पढ़ाता था, 13 दिसंबर वाली तीसरी बैठक ही था, ठीक है, इसलिए ये सब जगह तीसरी बैठक ही है। लेकिन जब मैंने, ठीक है, इस बात को देखा, तो जो और भी साथी मेरे वहाँ पे पॉलिटी पढ़ाते हैं, इसमें रोजगार विद अंकित में, मैंने सबसे बोला कि आप इसको करेक्ट करना आप आगे से, ठीक है, उनको बताया कि ऐसे ऐसे, कि उन्होंने कहा कि ठीक है सर, ठीक है। और आइए अब हम बात करते हैं प्रभाव, इम्पैक्ट। तो अगर मैं प्रभाव के बारे में बात करूं, तो प्रभाव ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन का पड़ा है सबसे ज्यादा, ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन, ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन का, ठीक है, उद्देश्य प्रस्ताव का। और ये बात समझ में बच्चे, तो प्रभाव किसका पड़ा है, इम्पैक्ट किसका पड़ा है, इम्पैक्ट पड़ा है उद्देश्य प्रस्ताव का। तो अगर मैं प्रस्तावना के आइडिया या कॉन्सेप्ट के बारे में बात करूं, तो प्रस्तावना का आइडिया या कॉन्सेप्ट हमने यूएस के कॉन्स्टिट्यूशन से लिया है। देखिए प्रस्तावना की जो लैंग्वेज है, जो भाषा है, वह हमने ऑस्ट्रेलिया के संविधान से ली है। और हमारी प्रस्तावना पे जो प्रभाव या इम्पैक्ट पड़ा है, ठीक है, वह ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन का सबसे अधिक पड़ा है। ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन वही है जिसको नेहरू ने 13 दिसंबर 1940 को संविधान सभा के समक्ष प्रस्तुत किया था, और 22 जनवरी 1947 को संविधान सभा ने इसको स्वीकार कर लिया था। ये वही ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन है, ठीक है, उद्देश्य प्रस्ताव। इसलिए देखो, जब आप, ठीक है, अंग्रेजी में इसे प्रियम्बल लिखेंगे, जो इंग्लिश वाला कॉन्स्टिट्यूशन है ना, इंग्लिश वाला कॉन्स्टिट्यूशन कौन सा बच्चे, जिसको प्रेम बिहारी नारायण राय जादा ने अपनी हैंड राइटिंग में लिखा है, तो इंग्लिश वाले कॉन्स्टिट्यूशन में प्रस्तावना के लिए प्रियम्बल शब्द का प्रयोग किया गया है। इंग्लिश वाले कॉन्स्टिट्यूशन में प्रस्तावना के लिए प्रियम्बल शब्द का यूज है, ठीक है, अंग्रेजी में, इंग्लिश में प्रियम्बल। अब आप, ठीक है, प्रस्तावना को बेटा डालना गूगल ट्रांसलेशन में, और इसका हिंदी रूपांतरण करना प्रस्तावना को, तो हिंदी रूपांतरण आएगा, मतलब प्रियम्बल का जो हिंदी रूपांतरण आएगा वह प्रस्तावना आएगा। तो इसका मतलब क्या है कि अगर अंग्रेजी वाले संविधान को, देखिए, जिसको अपनी हैंड राइटिंग में प्रेम बिहारी नारायण राय जादा ने लिखा है, तो उसमें उन्होंने अंग्रेजी में प्रियम्बल लिखा है, तो हिंदी वाले संविधान में प्रियम्बल का जो हिंदी अनुवाद है वह प्रस्तावना है, तो प्रस्तावना लिखा होना चाहिए था हिंदी वाले संविधान में। लेकिन ऐसा है नहीं, हिंदी वाले संविधान में इसके लिए उद्देश्य का शब्द का प्रयोग किया गया है। इसके लिए बच्चे किसका, उद्देश्य का शब्द का प्रयोग किया गया है हिंदी में, उद्देश्य का, ठीक है ना। तो हिंदी वाला संविधान जो अपनी हैंड राइटिंग में वसंत कृष्ण वैद्य ने लिखा है, उसमें हिंदी में प्रियम्बल के लिए उद्देश्य का। तो ऐसा क्यों किया गया है, तो बेटा ऐसा इसलिए किया गया है कि हमारे संविधान की प्रस्तावना पे सबसे ज्यादा इंपैक्ट, प्रभाव किसका है, ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन का, उद्देश्य प्रस्ताव का। आपने उद्देश्य प्रस्ताव पढ़ा भी था कि उद्देश्य प्रस्ताव में नेहरू ने जो 13 दिसंबर 1940 को प्रस्तुत किया था, तो नेहरू ने बोला था कि भाई हमारी जो संविधान सभा होगी वो एक स्वतंत्र निकाय होगी, और हम अपने देश के सभी नागरिकों को विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता, सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक न्याय, अल्पसंख्यक, एससी और एसटी के हितों की समृद्धि करेंगे, ये सारी चीजें। तो ये कहीं ना कहीं बच्चे, ये जो चीजें हैं ना, ये जो, ठीक है, आप देखते हैं उद्देश्य प्रस्ताव में, वो स्पष्ट परिलक्षित होती हैं हमारे संविधान के उद्देशिका में, वो स्पष्ट हमको दिखाई देती हैं उद्देशिका में वो चीजें। तो इसलिए प्रभाव। दूसरा यार, हम नेहरू को उसका क्रेडिट देने के लिए कि नेहरू जी इतना, ठीक है, महत्वपूर्ण उद्देश्य प्रस्ताव लेकर आए थे उस समय, और उसी उद्देश्य प्रस्ताव की विषय वस्तु या भाषा आप कह सकते हैं, या ठीक है ना, उसी उद्देश्य प्रस्ताव से प्रेरित है, उसी उद्देश्य प्रस्ताव से इंस्पायर्ड है हमारे संविधान की प्रस्तावना। तो क्रेडिट देने के लिए बच्चे, देखो, उस उद्देश्य प्रस्ताव को जो कि जवाहरलाल नेहरू के द्वारा प्रस्तुत किया गया था, इसलिए हमने प्रेमबल को प्रस्तावना ना लिखकर हिंदी में क्या लिखा है, उद्देश्य का लिखा है। तो उद्देश्य का क्यों लिखा है, उद्देश्य प्रस्ताव को श्रेय देने के लिए, इसलिए हिंदी में उद्देश्य का शब्द यूज किया गया है। उद्देश्य प्रस्ताव को क्रेडिट देने के लिए, उद्देश्य प्रस्ताव को क्रेडिट देने के लिए, ठीक है, ये बात समझ में आई। तो प्रियम्बल हमने स्टार्ट कर दिया। अब आप किसी भी देश के संविधान की प्रस्तावना देखो, किसी भी देश के संविधान की प्रस्तावना को देखो मेरे प्यारे बच्चे, ठीक है, जहां जहां पर भी लिखित संविधान है, तो वहां वहां पर प्रस्तावना है उन देशों में, अधिकांश है।
ठीक है, चाहे आप कनाडा देखो, चाहे आप ऑस्ट्रेलिया देखो, चाहे आप साउथ अफ्रीका देखो, चाहे आप इंडिया देखो, और ये सब लोगों ने कहाँ से लिया है? यूएस से लिया है, क्योंकि यूएस, ठीक है, पहला कंट्री था जिसने नॉट इवन रिटन कॉन्स्टिट्यूशन, लिखित संविधान बनाया, बल्कि उन्होंने लिखित संविधान बनाने के बाद भी, ठीक है, प्रस्तावना को शामिल किया था अपने देश के संविधान में, क्योंकि प्रस्तावना होनी चाहिए जिससे हमारे शासन व्यवस्था का नेचर पता चले लोगों को, और भी बहुत सारी चीजें। तो जब भी आप किसी भी देश के संविधान की प्रस्तावना को ओपन करोगे तो बेटा प्रस्तावना, ठीक है, चार चीजें बताएगी। प्रस्तावना चार चीजें स्पष्ट रूप से बताएगी। सबसे पहले प्रस्तावना बताएगी कि भाई शासन का स्रोत कौन है, मतलब शासन की सत्ता किसके हाथ में निहित है, शासन का स्रोत कौन हेल्ड करता है, ठीक है, इस राज्य व्यवस्था में, इस शासन व्यवस्था में, ठीक है, शासन की समस्त शक्तियां वास्तव में किसके हाथों में है, शासन की सभी शक्तियों का असली मालिकाना हक किसके पास में है। तो ये पता चलता है आपको संविधान की प्रस्तावना पढ़कर ही, ये प्रस्तावना पढ़कर ही पता चलता है कि शासन का स्रोत किस में निहित है। दूसरा आपको पता चलता है कि उस संविधान में किन किन आदर्श एवं उद्देश्यों की बात कही गई है, किन किन आदर्शों एवं उद्देश्यों की बात कही गई। देखो, हमारे संविधान की प्रस्तावना में जो आदर्श और उद्देश्य मेरे प्यारे बच्चे हैं, वो संविधान में आगे चलकर आपको उनके बारे में विशेष रूप से कानूनी प्रावधान देखने को मिलेंगे, उनके बारे में विशेष रूप से आपको कानूनी प्रावधान देखने को मिलेंगे। तो जो भी आदर्श एवं उद्देश्य हमारी प्रस्तावना में लिखे गए हैं, जो भी आदर्श एवं उद्देश्यों का हमारे संविधान की प्रस्तावना में उल्लेख किया गया है, वह आपको मौलिक अधिकारों के रूप में स्पष्ट रूप से परिलक्षित होते हुए दिखेंगे, क्योंकि यहाँ पर तो केवल मोटा मोटी बोली गई है। यहाँ पर तो जैसे स्वतंत्रता बोली गई है, विचार, व्यक्ति विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता, न्याय बोला गया है, सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक न्याय, प्रतिष्ठा और अवसर की समानता बोली गई है यहाँ पर। लेकिन ये जो चीजें यहाँ पर बोली गई है ना बच्चे, वो संविधान में वास्तविक रूप से कानूनी रूप लेते हुए आपको आगे देखने को मिलेंगी, मौलिक अधिकारों के रूप में, डीपीएसपी के रूप में, मौलिक कर्तव्यों के रूप में, नागरिकता के रूप में, वो सब आपको आगे देखने को मिलेंगे। तो आदर्श एवं उद्देश्य, ठीक है। तीसरा, ठीक है, किसी भी देश के संविधान की प्रस्तावना से आपको वहां की शासन प्रणाली के बारे में पता चलता है कि वहां की गवर्नमेंट सिस्टम कैसी है, आपको वहां की शासन प्रणाली के बारे में पता चलता है, आपको पता चलता है कि भैया जी वहां की गवर्नमेंट कैसी है, तो शासन प्रणाली का स्वरूप पता चलता है आपको, ठीक है। और चौथी बात, इस संविधान के निर्मित होने की तिथि, कि भैया जो संविधान है ये कब निर्मित हुआ था, ये जो संविधान है ये कब निर्मित हुआ था, तो संविधान के निर्मित होने की तिथि आपको पता चलती है। तो प्रस्तावना से आपको चार चीजें पता चलती हैं किसी भी देश की शासन व्यवस्था के बारे में। प्रस्तावना से बेटा आपको चार चीजें पता चलती हैं किसी भी देश की शासन व्यवस्था के बारे में, ठीक, कौन कौन सी? एक तो शासन का स्रोत पता चलता है कि भाई शासन का स्रोत किस में निहित है, एक तो शासन का स्रोत पता चलता है कि शासन का स्रोत किस में निहित है। दूसरा, ठीक है, हमें आदर्श एवं उद्देश्यों के बारे में पता चलता है कि हमारे संविधान में किन किन आदर्शों एवं उद्देश्यों के बारे में बात कही गई है। हमें अपनी शासन प्रणाली के स्वरूप के बारे में भी पता चलता है कि हमारी शासन प्रणाली है कैसी, और निर्मित होने की तिथि। इसको कल हम, ठीक है, विस्तार से चर्चा करेंगे, मतलब कल का मतलब है मंडे, ठीक है, ओके, बाय बाय, ठीक है बच्चे, बाय।